Hello everyone, I am Santosh Manu and you are learning English with me. Okay, so first of all I welcome you all on this beautiful platform Krishna Classes, right? बच्चों, जैसे कि हमारी सीक्वेंस चल रही है, हम कुछ प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस सीक्वेंस में ये हमारा चौथा वीडियो है, राइट? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले 3 वीडियोस देख लिए होंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता आ रहा है, राइट? तो अब हम इस सीरीज में जो हमारा 4th वीडियो है उसको शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है बच्चे, आपको क्वेश्चन टाइप हल्का सा समझ आ गया है कि कैसे एरर फाइंडिंग आती है, कैसे आपके पैराजंबल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, तो उसी तरीके से हम ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। किसी सेंटेंस को उसने 4 सेगमेंट में तोड़ रखा है और आपको बताना है कि कौन से सेगमेंट में एरर है, राइट? तो देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। अगर हम बात करें बच्चे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लेजर हमारा नाउन हुआ, और अगर हमारा प्लेजर नाउन है तो नाउन से पहले जो ये शब्द होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो हमें चाहिए यहाँ पर सेंस प्लेजर कभी नहीं होता, ये सेंसुअल प्लेजर होता है। सेंसुअल का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू अवर सेंस ऑर्गन, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि कोई भी प्लेजर जो हमारे सेंस से रिलेटेड है, क्लियर? सेंस प्लेजर नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि अगर ये शब्द नाउन है तो हमें इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो इन मोर सेंस प्लेजर, हमारे इस पार्ट में एरर हो जाएगी। मॉडर्न मैन इज बिजी, ये बिल्कुल ठीक है। बिजी के बाद जेरेंड आता है, उसने बिल्कुल ठीक लिख रखा है। डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, बाकी पूरा ठीक है। तो आपका जो करेक्शन होगा वो कौन सा होगा? ए। सो आंसर इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चे एक बार। क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चों, इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो नरेशन होता है, ठीक है, नरेशन की अगर हम बात करें तो ये शब्द आया है हमारा, नरेट का मतलब होता है टू टेल, और ये बताने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट, राइट? प्रीवियस 3 वीडियोस में मैं ये बातें आपको बता चुकी हूँ सारी। आपके एग्जाम में या तो डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है, आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, या फिर इनडायरेक्ट दिया जाता है, आप उसको डायरेक्ट में चेंज करते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चे वो हमारा किस में है? डायरेक्ट में है। एक चीज हमने समझी थी बच्चे कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए हमेशा टेंस में चेंज करेंगे, और यही टेक्निक आपको बहुत जल्दी आंसर तक लेके जाएगी, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखिए बच्चे, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, WH फैमिली का वर्ड है बच्चे, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं बच्चे तो ये देखिए, यहाँ पर उसने लिख रखा है व्हाट आई हैड बीन डूइंग, काट दे इसको, क्योंकि प्रेजेंट है तो वो पास्ट में कन्वर्ट होगा, राइट? अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, हमने एक चीज पढ़ी हुई है बच्चे, जब जब हमारी डायरेक्ट स्पीच WH फैमिली के किसी शब्द से या हाउ के किसी शब्द से शुरू होता है तो कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं लगानी, नो कंजंक्शन रिक्वायर्ड। बच्चों, रीजन क्या है इसका? ठीक है, अगर हम एक बार रीजन की तरफ जाएं तो WH फैमिली का ये वर्ड बीच में चला गया और दैट हमारी कंजंक्शन हुई, तो 2 कंजंक्शन क्यों यूज करेंगे हम? इसे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। WH फैमिली या हाउ फैमिली का कोई भी शब्द जब सेंटेंस के मिडल में चला जाता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। क्लियर है? तो जब वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का हो, इसी को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो आप दूसरा और कोई कंजंक्शन यूज नहीं करोगे, क्योंकि 2 कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, टेंस तो यहाँ पर वॉज था, लेकिन उन्होंने क्या लगा रखा था? दैट लगा रखा था, इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पर भी सेम यहाँ पर क्या लगा रखा है? देखो, दैट पता नहीं क्या क्या, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। अगर यहाँ पर ये होता बच्चे
What was I doing, तो भी ये गलत हो जाता, क्योंकि जब आप डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हो तब तो आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करिए किसी ने मेरे से पूछा मैम आपका क्या नाम है, अब बंदा जब मेरे से पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बोलेगा। लेकिन अगर मैं ये बात अपने शब्दों में जा करके किसी तीसरे पर्सन को बताऊंगी तो मैं क्या वहां पर ये पूछूंगी कि उसने मेरे से ये पूछा। अब मैं उस बंदे की बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे बंदे को बता रही हूं तो मैं अपने शब्दों में बताऊंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असर्टिव फॉर्मेशन यूज करूंगी। और असर्टिव फॉर्मेशन का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट लिखा जाए उसके बाद वर्ब लिखी जाए। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर आई सब्जेक्ट लिखा है फिर वर्ब लिखी है और इसीलिए आपका आंसर है। सो आंसर इज ए। क्लियर है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड आप जरूर लगाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है, थर्ड नंबर में, फोर्थ में हमें एंटोनिम बताना है। मैंने आपको काफी अच्छे से बता दिया है कि सिनोनिम होता है सिमिलर वर्ड, एंटोनिम होता है उसका उल्टा, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो सबसे पहले एक वर्ड मुझे दिख रहा है पैथेटिक। अब पैथेटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, एक बार समझ लें। ये शब्द हमारा आया कहाँ से है बच्चों? एक शब्द होता है पैथी और जब रूट में जाएंगे तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथी मीन्स फीलिंग, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि जैसे कुछ शब्द बनाते हैं, अगर मैं ये कहूं एंटीपैथी, देखो शब्द कैसे बनते हैं। एंटीपैथी अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा कि फीलिंग जो खिलाफ है, तो यानी कि आपसे कैसी भावना रख रहा है अगला, विरोध वाली फीलिंग रख रहा है। अगर मैं ये बोल देती बच्चे सिंपैथी, सिंपैथी, पैथी का मतलब फीलिंग है, सिम यानी कि आपके फेवर में है, यानी कि सहानुभूति वो आपसे प्रकट कर रहा है, दैट इज सिंपैथी, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे टेलीपैथी, टेलीपैथी, देखो टेली शब्द का रूट वर्ड होता है दूर और पैथी का मतलब होता है फीलिंग, राइट। मतलब ऐसी फीलिंग जो आप दूर से ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है, अगर आपका कोई खास आदमी बीमार है या कुछ भी है, किसी दुख में है, तकलीफ में है, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि somebody is in pain, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड टेलीपैथी, यानी कि दूर से आप उसको फील कर रहे हो, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, अगर मैं एक और शब्द इससे बनाती हूँ एपैथी, देखो बच्चे ए लगाने से ये नेगेटिव प्रीफिक्स बन गया हमारा। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, मतलब फीलिंग रही ही नहीं, और फीलिंग्स ही नहीं है तो आप कैसा फील कर रहे हो जिसमें आप किसी चीज में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एपैथी। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो पैथेटिक वो है जिसको देख करके आपको तरस आ जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं दयनीय, मतलब ऐसी पैथेटिक सिचुएशन है। पैथेटिक का मतलब जिसको देख करके आपको तरस आ रहा है, उसके ऊपर दया आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक। क्लियर है? क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है बच्चों, तो देखो एक बार अगर मैं बोलूं बच्चे क्यूरियस, क्यूरियस का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा कीन है, बड़ा ईगर है, उत्सुक है किसी चीज को जानने के लिए, दैट इज कीन, ईगर, क्यूरियस। क्यूरियोसिटी इसी से बनता है बच्चे। डल का मतलब होता है जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लग रहा है आपको, ठीक है। पीटीफुल बिल्कुल इसका सिमिलर वर्ड बन जाएगा बच्चे। पीटी का मतलब होता है दया और फुल का मतलब होता है एडजेक्टिव बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, यानी कि फुल ऑफ पीटी, राइट। और यही आपका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है दैट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, मतलब किसी चीज की इंपॉर्टेंस कम है तो दैट इज इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इन लगने से नेगेटिव बनता है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड में पैथेटिक हमें बताना था, तो आपका आंसर हो जाएगा पीटीफुल। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको ये बात समझ आई है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिलेरियस का मतलब होता है बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश, ठीक है। ये खुशी को, खुशी की जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने वाला पॉजिटिव शब्द है। अगर मैं एक बार ऑप्शन पे जाऊं बच्चे तो ब्लाइथ का मतलब भी खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है। और हैप्पी का मतलब भी पॉजिटिव होता है, मैरी, खुश होना, इसका भी मतलब होता है। तो ये जो तीनों चार जो शब्द हैं हमारे, तीन ऑप्शन में जो गिवन है और एक जो हमसे पूछ रहा था, सभी का मतलब होता है खुश, हैप्पीनेस, ठीक है। आप बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हो, जैसे मैं ये बोलूँ वो अम्यूज्ड है, ठीक है। आप इसी को बोल सकते हो चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश है वो,
ठीक है। आगे एक शब्द बोलते हो आप फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब भी खुशी होता है, ग्लैड भी हमारा खुश होता है, ठीक है। तो मीनिंग हमारा क्या है बच्चे कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब एक अच्छे लेवल पे वो खुश है, तो दैट इज कॉल्ड अम्यूज्ड, चीयरफुल, फेलिसिटी, ग्लैड, सारे इसी के आंसर बन जाते हैं। क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे सैड। तो फोर्थ का आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर सी। क्लियर है बच्चों। तो आप थोड़ा सा शब्दों के साथ खेलेंगे, ठीक है। अगर हम बच्चों प्रीवियस पेपर करने का क्या बेनिफिट होता है, एक शब्द वो देता है, नीचे उसके 4 ऑप्शन दे रहा है, तो आप उस शब्द पे भी काम कर रहे हो, साथ में वो 4 शब्द भी तैयार करिए अपने, क्योंकि वो जो 4 शब्द होंगे हो सकता है अगले किसी पेपर में उनमें से कोई शब्द आपको वहां मिल जाए। तो इसीलिए टीचर आपको हमेशा एडवाइज करते हैं कि बच्चों प्रीवियस पेपर पढ़ के जाया करो, उसका यही बेनिफिट होता है। फर्स्ट बेनिफिट जो है दैट इज क्वेश्चन टाइप, कि आपको क्वेश्चन का टाइप समझ आ जाता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा कैसे जाता है। सेकेंड थिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे 50 पेपर उठा के करते हो, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छी वोकैब भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एनालिसिस करके पढ़ते हैं, अगर आपकी हैबिट है कि भाई हाँ इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, तो आपको ऐसे प्रीवियस पेपर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो हैबिट बनाइए कि एनालिसिस के साथ आप पढ़ें, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चे कि वही आ गया आपका कि एक सेंटेंस हमें दे रखा है और सेगमेंट बना रखे हैं उसके, और आपको क्या करना है, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक शब्द लिखा है डिग्रेड, ठीक है बच्चे। कॉम्प्रिहेंसिवली जो आप इंग्लिश पढ़ते हो उसका बेनिफिट क्या होता है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो इन एक प्रेपोजिशन है, सब जानते हो ये बात, इन एक प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर जो शब्द लिखा होगा वो भी नाउन होगा, और यहाँ पर जो शब्द लिखा होगा वो भी नाउन होगा। मानते हो, क्योंकि प्रेपोजिशन 2 नाउन को जोड़ता है। बिल्कुल थ्योरी क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं हम ये, कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 प्रेपोजिशन जो होता है वो 2 नाउन को जोड़ता है। क्लियर। अब आपको किसी शब्द को देखते ही ये कैसे समझ आए कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं है, तो उसके लिए देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा डिवाइड। अब डिवाइड एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं इसका बना दूं डिवीजन, अगर मैं इसका डिवीजन लिख दूं तो ये नाउन नहीं बन जाएगा। अगर मैं एक शब्द लिखती हूं इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना, लेकिन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, क्योंकि TION जोड़ने से क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। अगर मैं ये बोलती हूँ बच्चे क्वालिफाई, क्वालिफाई एक वर्ब है, ये मैं थ्योरी में पढ़ाती हूँ कि FY लगे हुए सारे वर्ब होते हैं, लेकिन अगर मैं इसी का बना दूं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, तो ये नाउन बन जाता है, ठीक है जी। अगर आप बोलते हो ब्यूटी, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है क्योंकि TY लगा हुआ है, सफिक्स होते हैं बच्चे ये। अगर मैं बोलती हूँ फेयर, एडजेक्टिव है लेकिन फेयरनेस। चाइल्ड नाउन है लेकिन चाइल्डहुड। फ्री नाउन क्या है आपका, एडजेक्टिव है लेकिन फ्रीडम, अब ये नाउन बन गया। और वो नाउन जिनको टच नहीं कर सकते हम, जैसे हील वर्ब से क्या बना देते हो, हेल्थ बना देते हो। क्लियर है। नो वर्ब से आप नॉलेज बना देते हो, LEDEG जोड़ने से जो बन जाते हैं। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो डिग्रेड तो एक वर्ब होती है, और अगर हम यहाँ पर जोड़े तो हमें क्या चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा। तो डिग्रेड का नाउन फॉर्म क्या बनेगा, डिग्रेडेशन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको काट दो जो नो इम्प्रूवमेंट कह रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो बच्चे TION तो यहाँ पर सभी में है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, किसी चीज को इशारा करके बताना, ठीक है, कि कोई भी चीज हमारे पास है, ठीक है। जैसे तुम कहते हो ना डेमो क्लास लगा रहे हैं हम, तो डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बच्चों अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं तो हम उस चीज का डेमो करके दिखाएंगे, राइट। अगर हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि भाई हमारा पढ़ने की ये टेक्निक रहेगी, अगर आपको समझ आता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली डेमो, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं बेटा डेमो क्या होता है, बोले मैम जो फ्री में क्लास मिलती है दैट इज कॉल्ड डेमो, तो ऐसा नहीं है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। उसी से ये शब्द बना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, सेंटेंस को देख लो एक बार कि भाई जो
जो भी वैल्यूज हैं हमारे, एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनमें क्या आ रहा है, डिग्रेडेशन आ रहा है कि वो कम हो रही हैं। तो हमारे वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेशन की बात तो नहीं हो रही यहाँ पर। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके, मन बना करके, तो दैट इज, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, और डिग्रेडेशन ऑफ को लेता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, डिग्रेडेशन इन नहीं होता, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। बात समझ आ रही है बच्चों? तो हमने देखो कॉम्प्रिहेंसिवली इसको समझा कि भाई प्रेपोजिशन बीच में है तो दो नाउन हमें चाहिए होंगे। क्लियर है? ऐसे हमने रट्टे घोटे तो नहीं मारे ना, क्योंकि अगर आप रट्टे मारोगे तो कोई भी क्वेश्चन रट्टे से या नियम से सोल्व नहीं होता, ये बात आपको माइंड में फिट करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने देखा है, और अगर हम सोच करके समझ करके अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं तो उनकी उस क्वेश्चन की रॉन्ग होने की, गलत होने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बिल्कुल लेस हो जाती हैं। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब हमें क्या करना है, एक फिलअप पूछा गया है यहाँ पर, इट इज एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। बच्चों एक बार समझो कि ये शब्द वो आपसे पूछ रहा है, तो जो रिलेटेड बचा हुआ जो सेंटेंस है एक बार वो समझ लेते हैं कि भाई नए दिन, अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो ये दिन है ये कैसा होगा, उसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, यहाँ पर एल लगा लेंगे, ओकेजनल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे ओकेजनल, तो ओकेजनल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंट। देखो फ्रीक्वेंट कौन सी एक्शन होती है हमारी, जो जनरली चलती रहती है, ठीक है। जैसे मैं ये पूछूं कि चाय पीना मेरी फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो इसका मतलब होगा हर 2 घंटे बाद मैं पीती रहती हूँ, दैट इज फ्रीक्वेंट एक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, कभी कभी ओकेजनली हम इस काम को करते हैं, तो मीनिंग क्या निकलेगा, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंट, जो चीज फ्रीक्वेंट नहीं है। तो क्या हमारा ऐसा दिन हो सकता है कि आप किसी ओकेजनल डे के ऊपर अपने नए बिजनेस की शुरुआत, इवेंट हो गया। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। देखो एक होता है शुभ दिन, तो उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, अशुभ दिन, ठीक है, जिस दिन माना नहीं जाता कि भाई ये दिन अच्छा है किसी काम को करने के लिए। अगला नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो वो क्या किसी अशुभ दिन पे शुरुआत करेगा, नहीं करेगा, इसलिए इसको काट देते हैं। ऑडासियस का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव, या फिर आप इसको कहो डेयरिंग, ठीक है, आप इसको कह सकते हो करेजियस, ठीक है, जिस जो फुल ऑफ क्रेज है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, क्या दिन डेयरिंग होगा, क्या दिन बोल्ड होगा, क्या दिन करेजियस होगा, तो दिन के लिए तो ये रिलेवेंट वर्ड नहीं है, इसलिए काट दो। अब हमारा शब्द बच्चे क्या है बच्चे, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या फिर मंगल, यानी कि बहुत ही अच्छा दिन, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना, जैसे पर्टिकुलर किसी दिन पूछते हैं किसी से कि भाई ये दिन कैसा रहेगा, तो दैट डे इज ऑस्पिशियस डे। जैसे आपने शादी के कार्ड पे इस शब्द को लिखा देखा होगा कि भाई कौन भी, ये हमारा एक मंगल दिन है जिस दिन ये हमारे वेडलॉक में बनने जा रहे हैं, जिस तरीके से, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। बात समझ आई? तो ये था हमारा 6 का क्वेश्चन। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ये हमारा क्लोज टेस्ट का है, और क्लोज टेस्ट में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि कैसे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप इसको, इस पैराग्राफ को रीड करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है इस पैराग्राफ को, और एक थोरो रीडिंग करने के बाद आपको क्या हो जाता है कि उसका थीम समझ आने लग जाता है, ठीक है। अगर आपको थीम समझ आ गया तो फिर हम वही पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेंगे, इस तरीके से हम अपना बनाते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है इसका, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसको बिना फिलअप करे हम एक बार पढ़ के देखते हैं ये क्या कह रहा है। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, यट मैन हैज ग्रोन सो ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज, जो भी है। अब एक बात समझो बच्चे कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें यट शब्द का यूज हुआ है। इसका क्या मतलब है बच्चे कि बिगिनिंग में हम ये सोचते थे कि भाई मशीन जो होंगी उनके ऊपर इंसान जो होगा वो राज करेगा, राइट, मतलब वो बॉस होगा, वो उसकी सर्वेंट होंगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया है। आयरोनी ये हो गई है कि आज जो आदमी है वो मशीन पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। कोई भी काम वो बिना मशीन के नहीं कर सकता। आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख लो कितनी मशीनें हम यूज़ करते हैं, है कि नहीं। घर में मिक्सी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। और अगर एक दिन ये काम नहीं करते, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते, तो हमें लगता है कि हमारे काम रुक गए, क्योंकि मशीनों पे हम डिपेंडेंट बन गई हैं, है कि नहीं। तो ऐसे अगर हम रिलेट करें तो वो हमारी मास्टर बन गई हैं, हम उनके स्लेव बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
कि ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग मशीन्स, मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, देखो लिखा है इसने, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो सारा जो पैराग्राफ है वो मशीन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हम इनके ऊपर दिन प्रतिदिन डिपेंड होते जा रहे हैं, ये एक बॉस की तरह हमें कमांड करती हैं, हमें इनको फेडअप करना पड़ता है, पेट्रोल डीजल इनसे करना पड़ता है और एक टेम्परेचर पे, बैलेंस टेम्परेचर पे हमें इनको रखना पड़ता है ताकि ये खराब ना हो, राइट। जैसे हम गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, इसीलिए ताकि वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो और वो स्मूथली हमारा काम करती रहे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर पहले उसमें देखें बच्चे तो मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट येट मैन हैज ग्रोन सो ओन। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक फिलअप हमें दिख रहा है यहाँ पर ओन, प्रपोजिशन है हमारी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, एक शब्द लिख रखा है डिपेंडेंट, एक लिख रखा है सबॉर्डिनेट, इन्फीरियर, हेल्पलेस। बच्चों इन्फीरियर हमेशा टू को लेता है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी क्या मशीनें हेल्पलेस होंगी, नहीं होंगी। क्या वो सबॉर्डिनेट होंगी, नहीं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और डिपेंड वर्ब हमेशा ऑन को लेती है, ये हमारा क्लू हो गया है क्योंकि ऑन वहां पर गिवन है तो यहाँ पर हम क्या फिट करेंगे, डिपेंडेंट। क्लियर है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो चुका है, डिपेंडेंट। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज। सेकंड में आ जाओ। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, मशीनों की बात चल रही है, पीपल की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, तो वो प्रोनाउन भी यूज करते आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, उल्टा हो गया कि जो मशीन्स हैं वो हमारी मास्टर बन गई हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, विक्टिम्स तो नहीं होगा, ठीक है, स्लेव्स भी नहीं होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, देख रेख करता है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो हम उसके स्लेव बन गए हैं और मशीन हमारी क्या बन गई है, मास्टर्स बन गई हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या करा है, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग मशीन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो एक फ्रेज यूज हुई है लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, एंड वेटिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, एक बार ऑप्शन में चल पड़ते हैं, वेट फ्रॉम, वेट इनटू, वेट अंडर, वेट अपॉन। बच्चों हमारी एक फ्रेज होती है वेट अपॉन, और वेट अपॉन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है टू सर्व, मतलब सेवा देना, टू सर्व करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैन जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है इन मशीनों की लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने में, और क्या करने में, सर्व करने में, ताकि क्या करें उन मशीन्स को, ताकि आप लंबे टाइम तक यूज कर सकें। तो आपका जो प्रॉपर वर्ड यहाँ पर होगा बच्चे, ना तो फ्रॉम हो सकता, ना अंडर हो सकता, ना इनटू हो सकता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वेटिंग अपॉन। क्लियर है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस। स्टर्न का मतलब होता है बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल अग्रेसिव, बिल्कुल कठोर, ठीक है, निर्दयी टाइप। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे कि फोर्थ ऑप्शन में वर्ब के फॉर्म भरने हैं, एंड वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर कौन सी वर्ब भरे, कौन से टेंस में बात चल रही है। तो आपके लिए हिंट बताती हूँ बच्चे कि अगर यहाँ पर उसने क्या कर रखा, एंड से जोड़ रखा है। अगर आप किसी भी दो नाउन को, ठीक है, एंड से जोड़ते हो, और से जोड़ते हो, चाहे वो वर्ब है चाहे वो नाउन है, ठीक है, वो सेम रैंक को लेती हैं। सेम रैंक का ये मतलब होगा उसके पीछे जो यूज हुआ है वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। अगर मैं पीछे वाले पैटर्न पे जाऊं बच्चे तो देखिए, दे मस्ट बी फेड। बच्चों मस्ट मॉडल, हर मॉडल के बाद हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पर, हर मॉडल के बाद हमें चाहिए होगा V1, और पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो यहां पर भी वो ऐसे काम करेगा कि दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड मस्ट बी, और मस्ट बी के बाद हमारा थर्ड फॉर्म होता तो क्या होता, गिवन। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चे गिवन, क्योंकि मस्ट बी गिवन, हम फेड करते हैं, मशीनों को वो चीज मिलती है, पैसिव फॉर्मेट है ये। क्लियर। टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन। फिफ्थ पे चलो कि उनको क्या रखना चाहिए, किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। जैसे कई बार आपने बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी कि इस मशीन को छोड़ दो, अब ये गर्म हो गई है, बोलते हैं ना, तो इसका क्या मीनिंग है कि हम उनको एक किस टेम्परेचर पे रखते हैं। क्या उसको हम आउटडेटेड टेम्परेचर पे रखेंगे,
क्या आउटडेटेड का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव सोचता है, आशावादी जिसको कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड हम पढ़ते हैं। ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन है जिसको हमेशा लाइट दिखाई देती है, हर पक्ष का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसको दिखता है। पैसिमिस्ट वो होता है निराशावादी, जिसको हमेशा क्या दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो कई बार एग्जाम में ये ऐसे आ जाता है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। A person who looks at the dark side of thing that is called pessimist। क्लियर है। तो ये हमारे होते हैं आशावादी, निराशावादी। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, ऑप्शनल टेम्परेचर नहीं होता तो ऑप्टिमम आप इसको कह सकते हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है। भाई आप पर्टिकुलर इतने टाइम के लिए उसको यूज कर रहे हो और वो गर्म नहीं होनी चाहिए, तो उसको एक क्या रखते हैं हम, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में कि कैसे मशीनों के हम गुलाम बन गए हैं, ठीक है। मशीनें हमारी मास्टर बन गई हैं, ठीक है। हमने मशीनों को इन्वेंट इसलिए किया था ताकि हम इनके मास्टर बने, लेकिन उल्टा हो गया है कि हम उनके गुलाम बन के रह गए हैं। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट जिसमें हमने ये क्वेश्चन कवर करे कि जो भी ये ऑप्शन बने हैं ना, आंसर बने हैं, उनको क्या करना है, इन फिलअप में डालना है। फिर इसको एक बार रीड करके देखना है कि कैसे ये आपका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन के आया है। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चे कि वॉइस से रिलेटेड दे रखा है, और वॉइस से रिलेटेड मैंने आपको बहुत अच्छी बात बता रखी है बच्चों कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। नो चेंज इन टेंस, ठीक है। अगर हमारी वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी उसका प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर हमारा जो एग्जाम्पल है वो पास्ट टेंस में है तो वो भी आगे पास्ट में बनेगा। फर्क ये होगा कि हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का अपना थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं एक बार क्वेश्चन देखूं तो बच्चों उसने पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना है। बहुत ईजी है बच्चे। द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे वॉज दिख रहा है बच्चे, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं तो हैज अरेस्टेड दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। काट दो इसको, पैसिव बनाते तो यहाँ पर बीन होता परफेक्ट बनाने के लिए। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, बच्चों ये V2 है, काट दो। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, ये हैज अरेस्टेड फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है, काट दो। यहाँ पर बात हो रही है बच्चे कि द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। जो पुलिस थी वो अरेस्ट कर रही थी किसको, चोर को, ठीक है, थीफ को। अब अगर हम इसका घुमा के लिखेंगे तो द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर बना देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और समझा देती हूँ बच्चे, पुलिस जो होता है वो ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन हमेशा होता प्लूरल है, राइट। जैसे आप एक शब्द यूज करते हो पब्लिक, आप एक शब्द यूज करते हो कैटल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो एक और शब्द यूज करते हो पीपल। अब देखो SEIS तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, दिखते सिंगुलर हैं बट हमेशा होते प्लूरल हैं। तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, इनके साथ प्लूरल आएगी। तो ये आपकी, मैं यहाँ पर बात करूँ तो पुलिस वर आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम गिवन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पास्ट का सिर्फ यही एग्जाम्पल था, इसलिए हम यहाँ पर फिट कर देंगे ये वाला। आइडियली अगर हम कहीं भी बात करेंगे, जैसे मैं ये बोलूं पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है, तो पुलिस आर चेजिंग द थीफ, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ आई बात। ये ऐसे नाउन हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट एक्चुअली होते प्लूरल हैं, तो वर्ब हमेशा लगा देते हैं प्लूरल। गॉट माई पॉइंट, क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों ये कह रहा है कि ये पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 सालों के पीरियड को हम क्या कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्टनाइट की बात करूं बच्चे तो आपको पता होना चाहिए ये 2 वीक्स का ड्यूरेशन होता है, जिसको तुम हिंदी में पखवाड़ा कहते हो, ठीक है। मतलब 2 वीक्स यानी कि 15 दिन का जो पीरियड होता है उसको हम फोर्टनाइट कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे डिकेड, दशक जिसको कहते हो, तो ये हमारा 10 ईयर्स का पीरियड होता है, ठीक है। मिलेनियम हमारा 1000 का होता है, 1000 ईयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चे सेंचुरी, तो ये हमारा 100 ईयर्स का होता है। क्लियर है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 10 ईयर्स, तो इसलिए हमारा हो जाएगा आपका डिकेड। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा आ गया है बच्चे पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में मैंने बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताई हुई है कि पहले हमारे क्या होगी, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं।
अगर किसी सेंटेंस में पहले क्वेश्चन होगा तो आंसर आएगा। नेक्स्ट जो मैंडेटरी पेयर जो बनते हैं, मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है कि सी के बाद ही डी आएगा, बीच में और कोई नहीं आ सकता, उसको हम कहते हैं मैंडेटरी पेयर। अगर किसी सेंटेंस में पहले स्टेटमेंट होगी तभी तो उसका एग्जाम्पल आएगा। पहले आपको स्टेटमेंट बताते हो, उसके बाद क्या कहते हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस बोलते हो ना, तो दैट इज एग्जाम्पल। पहले किसी सेंटेंस में नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा, मानते हो? नाउन अगर आएगा उसी को हम क्या देंगे, फिर अपना प्रोनाउन देंगे। अगर किसी सेंटेंस में पहले फुल फॉर्म आएगी उसके बाद ये एब्रीवेटेड फॉर्म आएगी, या फिर जिसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले शॉर्ट फॉर्म हो फिर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो आप इन्हीं कुछ लॉजिक से देख सकते हो, प्लस आपकी जो गिवन ऑप्शन है आप उसमें रहेंगे। कई बार क्या होता है बच्चे कि आप लॉजिक लगा रहे थे कि बी फर्स्ट बनेगा, आपने देखा बी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप ऐसी टेक्निक भी नहीं लगाएंगे। आपको सबसे पहले लॉजिक देखना है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि उनके ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें सी कोई भी फर्स्ट नहीं है, मानते हो ना, तो सी से तो हमारी बाहर हो गया हमारी लाइन से, ठीक है। अब हम ए को देख सकते हैं, बी को देख सकते हैं, डी को देख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो, कह रहा है जी नेवरथलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। मतलब सारी दुनिया को ये चीजें चाहिए, साउंड हेल्थ हो, अच्छी हेल्थ हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, और ये चीजें सबको चाहिए होती हैं, है कि नहीं। ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। और जो ये बदलाव होता है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेस। हमारे सामने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोग्रेस। लेकिन बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। मतलब जो ये हैप्पीनेस की बात हुई है ना, कि हैप्पीनेस को आप प्रोग्रेस कह सकते हो, लेकिन हर कि उसको हैप्पीनेस किस चीज में नजर आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसके बाद ये वाली बात कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। बच्चों एक अगर हम बात देखें तो दीज फैक्टर्स एक शब्द यहाँ पर आया। दीज फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये डी हमारा जो है ये कभी भी फर्स्ट नहीं बन पाएगा, ये चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि दीज जो शब्द है वो एक प्रोनाउन है, मानते हो ना, एडजेक्टिव है यहाँ पर जो इशारा कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पहले हमें यही नहीं पता कि फैक्टर्स कौन से हैं, तो हम उनको दीज फैक्टर्स कैसे कह देंगे, बात समझ आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि दीज फैक्टर्स, तो अगर मैं पहले मुझे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। अगर मैं सेंटेंस में देखूं तो फैक्टर्स की बात कहाँ हुई थी, चेक करो एक बार। ये फैक्टर्स थे वो साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, और इनके लिए जो शब्द इन्होंने यूज किया है दैट इज दीज। तो एक बात बताओ बच्चे, पहले ये चीजें आएंगी उसके बाद ही तो दीज फैक्टर्स बोलेगा, या पहले दीज फैक्टर्स बोल के फिर वो फैक्टर बताएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से कॉमन सेंस ये निकलती है बच्चे कि हमें ए के बाद ही डी लिखना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं मैंडेटरी पेयर, ठीक है। एक बार ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, डी हमने काट दिया था, बी डी सी ए नहीं बन पाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए बी सी डी नहीं बन पाएगा, बी सी ए डी, क्या आंसर हो जाएगा, बी सी ए डी। इसका जो जरूरी है वो ये है कि ए के साथ डी आना मस्ट है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ है ए चेंज। बच्चों ए और एन लगा करके आप किसी चीज को क्या बनाते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि ये इंडेफिनेट रेफरेंस को बताते हैं। ए चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद कह रहा है बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग। सबसे पहले आपने हैप्पीनेस टर्म को यूज किया, फिर उसका एस्पेक्ट बताया कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। उसके बाद आपने बताया कि ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बी इज आंसर हेयर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पैराजम्बल्स आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चों ये एक फ्रेज है स्नेक इन द ग्रास, जिसको तुम हिंदी में कहते हो आस्तीन का सांप। आस्तीन बेसिकली हमारी बाजू होती है बच्चे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप सोच रहे हो कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी बाजू में यहाँ पर कोई सांप छुपा सकता है। मतलब एक ऐसा एनिमी जो सीक्रेट है, छुपा हुआ है, और जब चाहे वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यही आपकी फ्रेज है बच्चे, आस्तीन का सांप।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, डिफिकल्ट टू फाइंड गलत हो जाएगा, ए गुड फ्रेंड गलत हो जाएगा, ए वेल विशर तो ये है ही नहीं, ए सीक्रेट एनिमी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एक छुपा हुआ दुश्मन आपका, दैट इज ए सीक्रेट एनिमी। क्लियर है बच्चों। तो ये हिंदी में काफी डिस्कस हो चुकी होती है, तो आपको लगभग हर बच्चे को ये आती होगी। नेक्स्ट जो आता है बच्चे, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या करना है, 3 शब्द ठीक लिख रखे हैं, एक गलत है। तो देखिए, एलिगेंट बिल्कुल ठीक लिखा है और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, ग्रेसफुल। एलिगेंट ग्रेसफुल है, ये कोई भी चीज अच्छी है। फ्लैसी का मतलब होता है थोड़ा सा भड़कीला, गोडी जिसको कह सकते हो, भड़कीला, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल जो बेंडेबल है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने किसी फर्स्ट वीडियो में पढ़े होंगे इसके। प्लाईएबल है जो, ठीक है, प्लास्टिक है जो, ठीक है, जो माहौल के हिसाब से ढल जाता है। फ्लेक्सिबल है जो मुड़ सकता है, जो सॉफ्ट है, ठीक है, जो सप्पल है, सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्पेलिंग की बात करें बच्चे, तो देखो ये वाला जो शब्द है वो गलत है। या तो आप इसको बनाओ प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल इसको लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखी जानी चाहिए स्पेलिंग, प्रैक्टिकल। या फिर ये हो सकता था पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कोई भी एक कण, दैट इज पार्टिकल। लेकिन ये वाला जो शब्द है ये यहाँ पर आपका गलत है, सो आंसर इज सी। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रोंगली स्पेल्ड बताना था। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमने लिख रखा है बच्चे कि सिलेक्ट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों ये ग्रुप है, ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो बहुत ही अच्छे वर्ड आते हैं। एक शब्द हमारा होता है इमिग्रेंट, और ये शब्द हमारे बने कहाँ से हैं, माइग्रेट एक वर्ब होती है बच्चे। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, कभी बोर्ड चेंज करते थे, तो वहां पर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाते थे, ठीक है, कि मैंने ये बोर्ड छोड़ करके ये बोर्ड ले लिया है, दैट इज माइग्रेशन, ठीक है। अगर पक्षी भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सीजन के हिसाब से, बिल्कुल वही शब्द है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो एक शब्द हमारा दे रखा है यहाँ पर ई, और ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर, ठीक है। अब सोचिए कि इंडिया का कोई पर्सन है और वो जा करके अमेरिका में, यूएसए में चला गया, ठीक है। अब उसने इंडिया को क्या किया है, छोड़ा है, एग्जिट हुआ है। यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, ये वाला इमिग्रेंट, क्योंकि इंडिया को उसने छोड़ा है। यूएसए में उसने एंट्री करी है बच्चे, तो एंट्री करी है तो उसको वहां पर इमिग्रेंट बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर में ये वाला आ जाता है। यहाँ पर इसको रिलेट करोगे आय से, यानी कि इन, जिस कंट्री में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, वहां पर आय वाला लगाएंगे। जिस कंट्री को छोड़ रहा है, एग्जिट कर रहा है, वो ई वाला होगा, ठीक है। तो साफ साफ पेपर में लिखा आ जाता है कि वन हु लीव्स, देखो वन हु लीव्स, अगर वो छोड़ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। फॉरेनर आपको पता ही है, जो फॉरेन से बिलोंग करता है। नेटिव, जो जहाँ का नेटिव स्थायी निवासी है जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे नेटिव टाउन मेरा। टूरिस्ट वो होता है जो घूमता है, वॉन्डरर है, ठीक है, जो घूमता फिरता है, ठीक है, जो ट्रेवल करता रहता है, तो दैट इज टूरिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, अगर यहाँ पर होता वन हु कम्स, अगर यहाँ पर कम्स होता तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता बच्चे ये वाला, इमिग्रेंट। याद रहेगा बच्चों, ये आई यानी कि इन और ई यानी कि एग्जिट, ई यानी कि बाहर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लोगे, क्योंकि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जाम्स में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर फिर से एक शब्द, 4 शब्द लिखे हुए हैं बच्चे, जिनका मतलब क्या है कि उसने क्या लिखा है, गलत स्पेलिंग वाला आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो परसुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है, कोक्स करना किसी को, अच्छा वर्ड है इसके लिए, परसुएड करना, मनाना, ठीक है। मेंशन का मतलब होता है ए लार्ज हाउस, एक बहुत ही बड़ा घर, लार्ज हाउस, ठीक है, और जो काफी इंप्रेसिव है, काफी बड़ा है, ठीक है, मेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, या फिर सिंपली कहो कि एडप्ट करना किसी चीज को। जैसे आप एक्सटेंशन बोर्ड घरों में यूज करते हो, दैट इज एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है ओस्टेंटस, इसका क्या मतलब होगा बच्चे कि यहाँ पर जो स्पेलिंग होती है एस की जगह पे टी आता है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है शोवी,
यानी कि जो चीजों को शो ऑफ करता है, थोड़ा सा आडंबर करता है, तो उसके लिए शब्द हम यूज करते हैं ओस्टेंटस। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कि जो शो ऑफ ज्यादा करता है, चीजों का दिखावा करता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एस को हटा करके यहाँ पर टी लगा देंगे, TION जोड़ने से नाउन बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा रोंगली स्पेल्ड वर्ड। 3 हमारे बिल्कुल ठीक थे, साथ में ही हमने उनका मीनिंग भी जाना ताकि ये नेक्स्ट पेपर में हमारे काम आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फिर से हमारे पास एक सेंटेंस है बच्चे, और उसमें क्या कर रखा है कि सेगमेंट देखना है जिसमें एरर है। प्रीवियस पेपर में भी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब जब 2 नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं, ये दूसरा नाउन, तो यहाँ पर जो वर्ब भरी जाएगी वो किसके हिसाब से भरी जाएगी, तो मैंने बताया था बच्चों, हर प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ये जो नाउन होगा ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने लग जाएगा ड्यू टू प्रेपोजिशन। क्लियर? अब जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी हमेशा। ये इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे पास नाउन ही 2 थे और हमने क्या किया कि प्रेपोजिशन से जोड़ दिया, इंग्लिश की कोई भी प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये चीज तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट नाउन है, अगर ये है सिंगुलर नेचर से, तो ये जो वर्ब लगाएंगे ये कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। अगर ये है प्लूरल, तो इसी को एग्री करवा के ये वर्ब लगाएंगे प्लूरल। क्लियर है? अब एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स, ये देखो अलोंग विद इसने लिखा, अलोंग विद, हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो है प्राइम मिनिस्टर और सेकंड वाला क्या है, मिनिस्टर्स। तो ये जो है वर्ब आएगी ये किसके हिसाब से आएगी, ये प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आएगी, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए होगी हैज। ठीक है, अब ये देखो कौन सा सेगमेंट था ये, तो हैव लेफ्ट की जगह पे आप कर दोगे हैज लेफ्ट, और यही आपके पेपर में एरर भी है। आपने देखा बच्चों 2019 के पेपर्स की ये शिफ्ट चल रही हैं और हर पेपर में ये एरर जरूर पूछी गई है। अगर आप ओवरऑल इसका एक एवरेज निकालोगे तो ये जो वाली जो क्वेश्चन जो है ये लगभग हर पेपर में आया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कीप इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे आपका, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, पेनिटेंस का मतलब होता है बच्चे किसी चीज के ऊपर क्या करना, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं अटोन, पछताना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, हमें बताना है सिनोनिम, तो एडमायरेशन होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, तो ये तो नहीं बन पाएगा, प्रेज करना, तारीफ करना। पेशेंस आपको पता ही है, सब्र रखना, धैर्य रखना, तो दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे मिजरी, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिपेंटेंस, क्योंकि रिपेंट का मतलब भी होता है पछताना, और क्योंकि हमें क्या बताना था, सिनोनिम वर्ड बताना था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। सो आंसर इज डी। क्लियर है बच्चों? तो हमने बता दिया है यहाँ पर सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चों 2 सिनोनिम पूछे जाते हैं, लगभग 2 एंटोनिम पूछे जाते हैं, प्री के पेपर का यही रहता है। तो आप देखेंगे एक बार, विशियस का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये एक शब्द बना है वाइस से, और वाइस होता है बुराई। ठीक है, क्या होता है, बुराई, और इसी का ठीक ऑपोजिट होता है बच्चे वर्च्यू, अच्छाई जिसको हम कहते हैं। वर्च्यू का उल्टा वाइस होता है हमेशा। समझ आई कहानी? लेकिन एक बार हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। बेनफुल बच्चों ये बिल्कुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बून होता है वरदान, लेकिन बेन होता है अभिशाप, और उसी से शब्द बना है बेनफुल, यानी कि फुल ऑफ बेन। तो ये हमारा सिनोनिम में जा सकता था, लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम, तो इसलिए इसको काट देते हैं। सिनफुल होता है पाप से भरा हुआ, फुल ऑफ सिन। अनफॉर्चुनेट होता है किस्मत में जो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, दैट इज अनफॉर्चुनेट, जो अच्छा नहीं है नेगेटिव सेंस में। तो अब हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, इसका एंटोनिम बताना है, दैट इज वर्चुअस। और कैसे याद रखोगे, वाइस का उल्टा होता है हमेशा वर्च्यू। क्लियर, वर्च्यू वॉइस। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। बच्चों हमें वही पैराजम्बल बनाना है, और अभी जस्ट पीछे हमने क्या सीखा था, पहले क्वेश्चन होगा तो आंसर होगा, स्टेटमेंट होगी, एग्जाम्पल होगा, पहले नाउन होगा उसके बाद ही प्रोनाउन होगा। इस तरीके से हमारी बातें आगे बढ़ती हैं। हम यहाँ पर चेन ऑफ थॉट्स भी देखते हैं, चेन ऑफ थॉट्स, कि हमारे जो विचार हैं ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज चेन ऑफ थॉट्स। क्लियर? अगर हम यहाँ पर बात करें, इस पैराग्राफ को देखें बच्चे, तो देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले कह रहा है कि कैन आई बोरो योर कैमरा। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया बच्चे, ठीक है। मन में आ रहा था भाई क्वेश्चन जो है वो पहले हो सकता है उसके बाद आंसर हो, लेकिन बात देखो क्या चल रही है, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। बच्चे देखो सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया कि क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ और मैं आपको लौटा दूंगा कब, नेक्स्ट वीक। तो एक चीज समझ आती है बच्चे कि पहले उसने पूछा होगा उसके बाद ही तो आंसर दिया होगा, यानी कि ए बी। पहले मैंने ये देखा। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ है, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमेरो, कि मैं भाई सफारी जंगल जा रहा हूँ कब, कल। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज। सबसे पहले यहाँ पर बात हुई जंगल की, और जो जंगल है वो काफी सुंदर है इन दिनों में। पहले वो पर्सन अपनी प्लानिंग बताएगा, उसके बाद भाई मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जंगल आजकल बहुत सुंदर है। अब जंगल जा रहा हूं तो क्या मैं तेरा कैमरा ले सकता हूं, और फिर क्या कहेगा कि क्या मैं आपको ये लौटा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या कुछ ऐसे फ्लो नहीं चल रहा हमारा? अगर पहले ही रिटर्न करेगा, कैमरा लिया ही नहीं तो रिटर्न किसको करेगा? बात समझ आ रही है? तो जो हमारी जो सीक्वेंस बनेगी बच्चे वो कुछ ऐसी बननी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले डिक्लेरेशन कर रहा है कि मैं जंगल जा रहा हूँ, यानी कि सी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सी। बच्चों सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, इन दोनों को काट दो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो सी के बाद ए है और सी के बाद डी है, तो चेक कर लो एक बार, सी के बाद ए होगा सीधा। पहले ये तो बताए कि मैं क्यों जा रहा हूँ जंगल, क्योंकि जंगल आजकल बहुत सुंदर हो रखा है इन दिनों में, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, चेन ऑफ थॉट्स हमारा ये जा रहा है। पहले वो डिक्लेरेशन कर रहा है कि मैं जंगल जा रहा हूँ, उसके बाद वो कह रहा है कि उसके लिए मुझे कैमरा चाहिए, क्या तो उधार दे देगा, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं आपका लौटा दूंगा। क्लियर है? तो ये आपकी प्रॉपर सीक्वेंस बनती है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाता है बच्चों यहाँ पर सी डी ए बी, सी डी ए बी। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है बच्चे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही ए हीनियस क्राइम, मतलब वो ये कह रहा है कि उसने क्राइम किया है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्राइम जो होता है ये हमेशा हम कमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड करते हैं, और अगर सुसाइड की बात करेंगे तो सुसाइड हमेशा कमिट किया जाता है। क्लियर है? कमिट सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड बोलते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे तो देखिए, अगर क्राइम की बात हो रही है तो क्राइम कभी हैपेंड नहीं हो सकता। हैपेंड वो होता है जो नेचुरल घटनाएं होती हैं, ठीक है। नेचुरल जो घटनाएं होंगी वो हमारी हैपनिंग में आती हैं, नेचुरल जो घटनाएं होती हैं वो हमारी हैपनिंग में आती हैं। मेड यानी कि मिस्टेक्स जो हमेशा होती हैं बच्चे वो मेक होती हैं, ठीक है। कहते हैं ना मेक मिस्टेक्स, ठीक है। जनरली जब हम बोलते हैं तो पेपर में एक एरर आती है कि डू मिस्टेक वो लिख देता है, तो आप उसमें क्या समझाओगे कि मेक मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट मिस्टेक्स। जनरली बोलते हैं कि भाई गलतियां खूब करो लेकिन गलतियों को कभी रिपीट मत करो, हर गलती से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कहते हैं। अकर का मतलब होता है होना, वही नेचुरली हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है कमिटेड, ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज डी। क्लियर है? पर्टिकुलर शब्द हमें डालना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड शेक्सपियर। इसका जो फ्रेज है बच्चे इसका क्या मतलब है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ओरिजिन से बता देती हूँ। शेंक एपोस्ट्रोफे एस और मेयर, ठीक है। इस इडियम के बारे में 2-3 ओरिजिन है बच्चे, लेकिन इसमें से एक ओरिजिन क्या है कि शेंक बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये जो शेंक है, तो बच्चे देखो हमारा जो नी होता है घुटना, और घुटने से लेकर के जो हमारा टखना होता है, एंकल होता है, उतने जो पैर जो होता है, ये जो बीच का पैर हमारा होता है, इस पार्ट को इंग्लिश में शेंक कहते हैं। समझ आई बात? यानी कि घुटने से लेकर के टखने तक की जो हमारी टांग है उसको हम क्या कहते हैं, शेंक। भाई जैसे साइंस में बोलेंगे तो टीबिया होती है, ये टीबिया एक अपनी इस बोन का नाम है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो आपका लेग होता है, ये क्या होता है, शेंक होता है। आगे लिखा है बच्चे मेयर, ठीक है। मेयर का मतलब यहाँ पर घोड़ी या घोड़े से है, ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि किसी जगह पे ये हॉर्स भी लिखा आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इसका जनरल मतलब होता है कि पैदल चलना, वॉक ऑन फुट, वॉक ऑन फुट, ठीक है। इसका जो दूसरा ओरिजिन है वो क्या कहता है कि एक पर्सन था जिसने क्या किया था, घास काटने वाली एक मशीन बनाई थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, आगे तो हॉर्स जुड़ा होता था, हॉर्स जुड़ा होता था, ठीक है। और ये जो ग्रास काटने को बच्चे कट ग्रास नहीं कहते, ग्रास हमेशा मो की जाती है, मो द ग्रास,
मतलब घास काटना। जैसे हमारे लॉन में क्या होता है, घास लगी हुई है, अब जब हम उसको काटते हैं वो काफी बड़ी हो जाती है तो हम उसको मो करते हैं, ये वाली वर्ब होती है इसके लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया था, आगे तो उसने हॉर्स कर दिया था और पीछे जो इसको चलाता था वो पर्सन होता था और वो पैदल चलता था, मतलब वो ऑन फुट चलता था, ठीक है। और फिर वो जैसे ऐसे ऐसे घास कटती जाती थी, आगे आगे हॉर्स चलता जाता था। तो उससे भी ये फ्रेज का ओरिजिन बताते हैं कि भाई पैदल चलना, और उसी से फिर आज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज हो गया क्या कि भाई शैंक्स मेयर का मतलब होता है लाइन पे नहीं चलना, ठीक है, एलिफेंट पे सवारी नहीं करना, बाइसिकल पे नहीं चलना, यानी कि ऑन फुट, ठीक है। अब मुझे इस फ्रेज से एक बात याद आती है बच्चे, ही इज वॉकिंग ऑन फुट या ऑन फिट, ठीक है। मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे है कि मान लीजिए पेपर में ऐसे आ गया ही इज वॉकिंग, आपसे ये पूछ रहा है ऑन फुट या फिर फिट। मैंने जैसे ऑफलाइन बैचेस में कई बार बच्चों से पूछा, क्या पूछा कि बेटा तुम एक पैर से चलते हो या दो पैर से, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आता है मैम दो पैर से चलते हैं, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ बेटा चल के दिखा एक बार। भाई चलने का वॉक वर्ब का मतलब क्या होता है, चलना। और चलता इंसान कैसे है, एक पैर आप रख रहे हो, दूसरा हवा में नहीं हो जाता, एक बार में आपका एक ही पैर यूज होता है। बात समझ आ रही है, एक पैर आपने रखा, दूसरा हवा में, ये टिका तो दूसरा उठ गया, ये टिका तो दूसरा उठ गया, यानी कि एक पैर से चलते हो आप हमेशा। चलने में जो यूज होते हैं वो एक पैर यूज होता है, इसलिए बच्चों ये हमेशा ऑन फुट होता है, ऑन फिट कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑन फिट कब हो सकता है, अगर आप वर्ब यूज करते हो स्टैंड, जैसे मैं ये कहूँ वह खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग, नाउ ऑन फिट, क्योंकि अब आप दोनों पैरों पे खड़े हो, क्लियर है। चलने की एक्शन की जब बात होती है तो हमेशा इंसान एक पैर पे चलता है, दैट इज ऑन फुट, क्लियर है। और बाय फुट कभी मत लिखना, ऑन फुट होता है हमेशा, क्लियर है। तो ये था हमारा 24th क्वेश्चन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, ए मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। बच्चों प्लीड का वर्ड मीनिंग, इससे लास्ट सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था प्लीड, इसका मतलब होता है किसी से प्रे करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर बैग, BEG। समझ आ रही है कहानी। अगर कोई पर्सन है उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, प्लीड कर रहा है वो, तो एक बात समझो बच्चे कि कोई भी पर्सन जब जरूरत में है तो क्या वो प्रोमिस्ड करेगा हेल्प के लिए, प्रोमिस तो सामने वाला करेगा कि भी मैं तेरी हेल्प करूं या ना करूं, दैट विल बी प्रोमिस, कि ठीक है मैं प्रोमिस करता हूं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, एक तरीका ये हुआ। क्या वो कमांडेड करेगा, वो पर्सन जो जरूरत में है जिसको मदद चाहिए वो कमांड कैसे करेगा, और वो ना ही प्रोमिस कर सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है बच्चे। लेकिन आप एक ध्यान दो, यहाँ पर रिक्वेस्ट के बाद हेल्पिंग लिख रखा है, भाई हेल्प तो खुद ही नाउन है, और अगर खुद नाउन है तो यहाँ पर हेल्प होना चाहिए था, फिर तो मैं इसको ठीक कर देती कि रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प, लेकिन यहाँ पर ING लगा रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो प्लीड का ऑलरेडी मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, और आगे देखो हेल्प भी लिखा है, ING नहीं है, तो इसका आंसर होगा बच्चे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। गिवन ऑप्शंस में से हमें लिखना पड़ेगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा इस सेशन का 25th नंबर क्वेश्चन, क्लियर है। अभी आप क्या करेंगे, घर बैठ करके पीछे के मैंने 3 सेशन आपको दे दिए हैं, आज हमारा ये चौथा वीडियो था, तो आप क्या करो, इन वीडियो से जो चीज़ आपको सीखने को मिली वो आप अपनी एक फेयर कॉपी लगाइए, उसमें आप या नोटबुक जो भी आप रखते हो उसमें आप ये सारा नोट करिए कि इन सेशंस के दौरान मुझे क्या क्या नए वर्ड सीखने को मिले, क्या क्या मुझे वोकेबलरी वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले, अगर हम पैराजम्बल्स कर रहे हैं तो वो किस टेक्निक से कर रहे हैं, ये सब आपको सीखने को मिला, तो आप इनको इकट्ठा नोट करके रखेंगे, क्लियर है बच्चों। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस session. I will be back with my new session. Till then, you take care. Keep sharing my videos and do subscribe this channel. Okay, bye.